मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन की बात करें अगर, तो हमारे पास पहला स्टेप जो हार्मोन एक्शन का होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हमारा जो टारगेट सेल होता है, फॉर एग्जांपल ये जो है हमारा एक टारगेट सेल है, ठीक है, इसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर मौजूद होता है, ठीक है। उस स्पेसिफिक रिसेप्टर पे आके एक स्पेसिफिक हार्मोन बाइंड करता है और उस हार्मोन बाइंडिंग की वजह से आगे जो है वो सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमने रिसेप्टर की बात की है जिस पे हार्मोन आके अटैच हो रहा है, हार्मोन रिसेप्टर, ये है क्या चीज़, ठीक है। इसमें हमारे बारे में गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि लार्ज प्रोटीन्स हैं ये, और जो है वो तकरीबन एक सेल में 2000 से लेके 1 लाख तक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, सही है। पहले उसने हमें बताया है कि ये लार्ज प्रोटीन्स हैं, ठीक है। दूसरी बात उसने हमें ये बताई है कि सेल में तकरीबन 2000 से 1 लाख तक जो है वो रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तीसरी बात हमें वो ये बता रहा है कि ईच रिसेप्टर्स इज़ यूजुअली हाईली स्पेसिफिक फॉर सिंगल हार्मोन। लाइक ग्रोथ हार्मोन का अगर कोई रिसेप्टर है तो उस पर ग्रोथ हार्मोन ही आके अटैच होगा, ग्रोथ हार्मोन वाला ही काम वो प्रोसीड करा सकेगा, वो उसी के लिए स्पेसिफिक है, सही है। फिर आगे वो हमें बता रहा है लोकेशंस, सही है, कि हार्मोन रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद कहाँ कहाँ होते हैं। तो हमारा जो हार्मोन रिसेप्टर है वो जो है वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे मौजूद हो सकते हैं, सही है, सेल साइटोप्लाज्म में मौजूद हो सकता है और सेल के न्यूक्लियस में मौजूद हो सकता है, ठीक है। जो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन होते हैं उनके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं, ठीक है। सेल साइटोप्लाज्म में हमारे पास जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन्स के जो है वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और सेल न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं उनके रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर एंड द सेंसिटिविटी ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स इज रेगुलेटेड। इसमें वो हमें बता रहा है कि जो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं उनका नंबर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि चेंज होता रहता है, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट किए जाते हैं, इनएक्टिवेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, तो इस तरीके से मैकेनिज्म चलता है, सही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो कोई एबनॉर्मलिटी हो गई है थायराइड की, ठीक है, एग्जांपल ले लें आप, तो हमारे पास थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा आ रहा है, सही है। अब हम थायराइड हार्मोन की कंसंट्रेशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो बेसिकली बॉडी ये करती है कि वो रिसेप्टर्स के नंबर को कम कर देती है, ठीक है। डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर में यही होगा कि या तो रिसेप्टर को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाए, ठीक है, उसको लाइसोसोम्स की मदद से जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, या तो है कि डिस्ट्रॉय ना करें बल्कि उसको इनएक्टिवेट करते हैं, ठीक है। इनएक्टिवेशन से ये होगा कि रिसेप्टर का मॉलिक्यूल जब एक्टिव नहीं है तो उस पर आके जो है वो हार्मोन बाइंड नहीं करेगा, और बाइंड करेगा भी तो मतलब आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, सही है। अगर डिस्ट्रॉय भी नहीं करना, इनएक्टिवेट भी नहीं कर रही, तो बॉडी नए जो रिसेप्टर्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी प्रोडक्शन को कम कर सकती है, उनकी प्रोडक्शन को रोक सकती है। तो इस तरीके से जो है वो डाउन रेगुलेशन की जाती है। अगर हम रिसेप्टर की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स का नंबर इंक्रीज़ कर रहा है या रिसेप्टर ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं किसी भी हार्मोन की प्रेजेंस की वजह से, तो वो अप रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग आफ्टर रिसेप्टर एक्टिवेशन, यानी रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया है और उसके बाद का सारा जो काम है वो, यानी कि हमारा जो हार्मोन था वो आके अपने रिसेप्टर पे बाइंड हुआ है, ठीक है, और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब ये कॉम्प्लेक्स आगे क्या काम करेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें इसमें एग्जांपल दी है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स की। अच्छा, इसमें ये एग्जांपल लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल एक न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है लाइक एसिटाइलकोलिन, ठीक है, जो कि मैंने ब्लैक में रिप्रेजेंट किया कि ये हमारे पास जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, जो कि आगे वह हमारे पिंक वाले रिसेप्टर पे बाइंड कर गया, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल है, इसकी मेम्ब्रेन पे जो है वो रिसेप्टर पड़ा हुआ था पिंक वाला, उसके ऊपर जो है हमारा ब्लैक वाला न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच हो गया। अब ये जो अटैचमेंट है, ये जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे रिसेप्टर के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। उस चेन की वजह से ये होता है कि कोई भी किसी स्पेसिफिक आयन का एक चैनल जो है वो या तो ओपन हो जाता है या तो क्लोज हो जाता है। अब जिस तरीके का वो न्यूरोट्रांसमीटर है उसी पे डिपेंड करेगा ना ये कि आयन चैनल ने ओपन होना है या क्लोज होना है, ठीक है। अब ये तो डायरेक्टली जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स था उसकी वजह से जो है वो चेंज आ गया है और आयन चैनल जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि आयन चैनल का जो हमने ओपन कराना होता है वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की मदद लेते हैं, सही है, इनडायरेक्ट कपलिंग होती है, उसको देखते हैं। अगर हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स वाले मतलब जी प्रोटीन वाले रिसेप्टर्स की बात करें तो इसमें जो रिसेप्टर होता है ना उसके 7 ट्रांस मेम्ब्रेन जो है वो लूप्स मौजूद होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो रिसेप्टर होता है और सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पे, सेल वाली साइड पे हमारे पास एक साइटोप्लाज्मिक टेल होती है। अब इस हार्मोन रिसेप्टर की जो साइटोप्लाज्मिक टेल होती है वो जी प्रोटीन जो है वो उसके साथ लिंक्ड होती है। जी प्रोटीन मतलब हेट्रोटाइमेरिक ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बाइंडिंग प्रोटीन, सही है। अब ये जो जी प्रोटीन होती है इसके 3 सेगमेंट्स होते हैं, हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट और गैमा सब यूनिट।
जो जी प्रोटीन हमारे पास है उसके कितने हमारे पास जो है वो सब यूनिट्स मौजूद हैं। एक अल्फा सब यूनिट है, ठीक है, जिसके साथ जीडीपी बाइंड हुआ है इन द इनएक्टिव स्टेट, ठीक है, और हमारे पास बीटा सब यूनिट है और हमारे पास गैमा सब यूनिट है। अब इनएक्टिव स्टेट के बाद अगर हम एक्टिव स्टेट की बात करें इसमें, तो इसमें आप लोग देखें कि हमारे पास जो है वो एक हार्मोन आके बाइंड हो गया है विद द रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर के साथ हार्मोन बाइंड हुआ है। तो अल्फा सब यूनिट के साथ आप देखें कि जीडीपी की बजाय अब जीटीपी अटैच है। जब ये डिस्प्लेस हो जाता है जीडीपी और इसकी जगह जीटीपी आ जाता है, तब क्या होता है कि ये अल्फा सब यूनिट जो है ये इस गैमा और बीटा वाले सब यूनिट से अलग हो जाता है, ठीक है, उनसे जो है वो डिसोसिएट हो जाता है। और ये वाला जो अल्फ़ा और जीटीपी एक्टिवेटेड मतलब अल्फ़ा सब यूनिट के साथ जो जीटीपी अटैच हुआ होता है, ये वाला जो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सब यूनिट है, ठीक है, ये जाके दूसरी प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है, और जो इन इंट्रासेलुलर सिग्नल्स वगैरह जो भी अंदर सेल के अंदर काम होना था उसको जो है वो एक्टिवेट करा देता है। एक्टिवेट इस तरीके से कराता है कि जब ये अल्फ़ा सब यूनिट और जीटीपी जाके किसी भी प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है, वो जो एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स हैं या सिग्नलिंग प्रोटीन्स जिनके साथ ये बाइंड कर गया है, वो क्या करती हैं, वो जाके आयन चैनल्स को या तो ओपन करा देती हैं, ठीक है, या तो जो सेल के अंदर एंजाइम्स होते हैं लाइक एडेनिलाइल साइक्लेज या फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है, उनको एक्टिवेट करा देती हैं और मतलब वो आगे जाके सेल के फंक्शन को चेंज करते हैं। मतलब जो भी हार्मोन ने जो काम कराना था अब वो काम शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर अब जब ये हार्मोन जो है, ये वाला हार्मोन अब ये चला गया है, सही है, अब इसने चले जाना है, तो क्या करता है ये अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो जीटीपी को अपने पास से कहता है ठीक है भाई तुम्हारा काम हो गया, अल्लाह हाफिज़, और अपने साथ फिर दोबारा से जीडीपी को बाइंड कर लेता है और दोबारा से जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। अब अगर जो हमारा सेल का रिसेप्टर है वो किसी भी स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन के साथ अटैच हुआ है, तो ऑब्वियसली जो इंजाइम्स वगैरह पड़े हैं उनको एक्टिवेट करा देगा, ठीक है, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर किसी जी इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ है तो सारा काम जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है, वाला टॉपिक। अब कुछ हमारे पास जो है रिसेप्टर्स इस तरह के होते हैं कि वो डायरेक्टली या तो फंक्शन कर रहे होते हैं एंजाइम का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, या तो फिर उनके पास जो है वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं, उनसे क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं एंजाइम जिनको उन्होंने एक्टिवेट करना होता है जब उनके पास हार्मोन आके बाइंड करता है, ठीक है। ऐसे जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, इनकी हार्मोन बाइंडिंग साइट जो है वो सेल के बाहर होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है, और जो दूसरी कैटालिटिक साइट होती है वो सेल के अंदर होती है। जब हार्मोन आकर बाइंड कर जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पर, ठीक है, तो अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन का जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हम जो है वो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की लेप्टिन रिसेप्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमारे फैट सेल से सिक्रीट होता है और इसके बहुत सारे काम होते हैं, सही है, लेकिन जैसे कि एनर्जी बैलेंस में या फिर जो है वो भूख को रेगुलेट करना, ठीक है, तो उसमें लेप्टिन जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लेप्टिन रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो वो ऐसा रिसेप्टर नहीं है कि वो खुद एंजाइम के तौर पे काम करेगा, बल्कि इसके साथ जो है वो बहुत सारे एसोसिएटेड एंजाइम होते हैं, तो उनको वो सिग्नल करता है। जो हमारा लेप्टिन का रिसेप्टर होता है वो एग्जिस्ट करता है एज द डाइमर, ठीक है। इसमें इस तरह से होता है कि जब लेप्टिन आके बाइंड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ द रिसेप्टर के साथ, ठीक है, तो ये रिसेप्टर अपनी कन्फर्मेशन चेंज कर लेता है, सही है। और इससे ये होता है कि जो हमारे JAK2 के मॉलिक्यूल्स हैं, JAK2 जेनस काइनेज फैमिली में टायरोसिन काइनेज जो है वो उसके थ्रू ये सारी सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, ठीक है, JAK2 के ज़रिए। JAK2 को जो है वो कन्फर्मेशनल चेंज जो आता है इस रिसेप्टर में, वो JAK2 को फॉस्फोराइलेट करा देता है, ठीक है, और JAK2 के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये जो JAK2 के मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो गए हैं, ये मज़ीद जो टायरोसिन रेजिड्यूज़ मौजूद होते हैं हमारे इस लेप्टिन के रिसेप्टर और JAK2 का जो एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, इसके साथ अंदर जो भी टायरोसिन रेजिड्यूज़ होते हैं इनको जो है वो एक्टिवेट करा देते हैं, ठीक है, और अंदर ही अंदर जो है वो सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है, सिग्नल्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि हमारे पास जो स्टैट हमारे पास बेसिकली है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन को आगे जाके एक्टिवेट कराना है, तो इनका एक्टिवेट होना ज़रूरी है ना। तो ये जो JAK2 के मॉलिक्यूल फॉस्फोराइलेट हुए थे, ये इन स्टैट प्रोटीन्स को भी फॉस्फोराइलेट करा देते हैं, उसके साथ साथ दूसरे एंजाइम्स को भी एक्टिवेट कराते हैं, लाइक फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल 3 काइनेज, मेटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेजेस, उनको भी एक्टिवेट कराते हैं, ठीक है। अब स्टैट प्रोटीन्स को जब इन्होंने फॉस्फोराइलेट कराया तो स्टैट प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये जाती हैं इनटू द सेल न्यूक्लियस, ठीक है, और DNA पर एक स्पेसिफिक जो सीक्वेंस पड़ा होता है उसको जाके वो एक्टिवेट करा देती हैं कि भाई इसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करो, ठीक है। उसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है तो ज़ाहिर है मैसेंजर RNA प्रोड्यूस होता है। मैसेंजर RNA जो है वो सेल न्यूक्लियस से बाहर जाता है इनटू द सेल साइटोप्लाज्म, और जाके जो है वो कहता है कि नहीं ट्रांसलेशन स्टार्ट करो, हमें नई प्रोटीन्स चाहिए, और इस तरीके से जो है वो सारा काम रेगुलेट होता है। अच्छा, इसमें एक दूसरी एग्जांपल दी हुई है, वो ये है कि
हार्मोन जो है वो एक स्पेसिफिक ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ठीक है। ये दूसरी एग्जांपल है लेप्टिन वाले के अलावा ना। उसमें ये होता है कि हार्मोन जो है वो एक स्पेसिफिक ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। वो जो ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है वो बाद में एक्टिवेटेड एंजाइम एडेनिलाइल साइक्लेज बन जाता है, ठीक है। और ये एडेनिलाइल साइक्लेज जो है ये CAMP की प्रोडक्शन कराता है, और CAMP जो है वो आगे जाके सेकेंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है और जाके सारे जो फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट कराता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर एंड एक्टिवेशन ऑफ जीन्स, ठीक है। इसमें ये होता है कि कुछ ऐसे हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, लाइक हमारे पास एड्रेनल या गोनेडल या स्टीरॉयड हार्मोन्स जो भी हैं, ठीक है, उनका रिसेप्टर हमारे पास सेल के अंदर ही पड़ा होता है। ये हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि अब देखें जो लिपिड जो स्टीरॉयड है, सही है, वो तो लिपिड वाली सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर है उससे इजीली डिफ्यूजन के ज़रिए से ही क्रॉस कर जाएगा ना, ठीक है। वो आता है इन द साइटोप्लाज्म में जो उसका रिसेप्टर पड़ा होता है वो उसके साथ बाइंड करता है, ठीक है। और एक एक्टिवेटेड जो है वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है ये क्या करता है, चला जाता है इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में हमारे पास जो DNA पड़ा होता है, DNA के ऊपर एक हमारा स्पेसिफिक हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट मौजूद होता है, ठीक है। मतलब उस पर जाके एक स्पेसिफिक प्रोमोटर सीक्वेंस पे जाके वो बाइंड कर जाता है और कहता है कि भाई इसकी जो है ना तुमने ट्रांसक्रिप्शन करानी है, ठीक है। उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर RNA प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। मैसेंजर RNA जो है वो फिर सेल न्यूक्लियस से बाहर जाकर इनटू द सेल साइटोप्लाज्म स्पेसिफिक प्रोटीन्स थ्रू ट्रांसलेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इसके अलावा हमारे पास थायराइड हार्मोन्स भी इसी तरीके से कुछ है। थायराइड हार्मोन्स जो है उनका रिसेप्टर कहाँ पड़ा होता है, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है। तो वो क्या करते हैं, डिफ्यूज़ होकर आते हैं इनटू द सेल मेम्ब्रेन, सही है, और चले जाते हैं इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जाके उनका जो न्यूक्लियर रिसेप्टर पड़ा होता है उसके साथ बाइंड करते हैं। बाइंड करके बिल्कुल वही सीक्वेंस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, वो जाके हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंड होता है और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस की जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कराता है, मैसेंजर RNA बनता है। मैसेंजर RNA आगे जाके ट्रांसलेशन करा के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ये एडेनिलाइल साइक्लेज CAMP सेकंड मैसेंजर सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें ना तो इसमें इस तरह से होता है कि हमारे पास जो है वो कोई भी हार्मोन आया है, ठीक है, और हार्मोन आके जो है वो हमारी जो भी रिसेप्टर था उस पर बाइंड हुआ है, ठीक है। उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद क्या होता है, हमारे पास जो अल्फा सब यूनिट था, मतलब D प्रोटीन थी, उसका अल्फा सब यूनिट जो है वो GTP को हटा के GTP के साथ एक्टिवेट हो गया और जाके वो एडेनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करा देता है। अब ये जब एंजाइम एडेनिलाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ है तो ये क्या करता है कि ये ATP को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एडिनो मोनोफॉस्फेट में, ठीक है, साइक्लिक AMP में, ठीक है। अब ये देखें, ये आपने G प्रोटीन ने एक प्रोटीन को जो है वो एक्टिवेट किया है, एक एंजाइम को, सही है, तो उससे CAMP प्रोड्यूस हुआ है। अब CAMP क्या करता है, CAMP जाता है, ठीक है, और जो प्रोटीन काइनेजेस CAMP प्रोटीन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस होते हैं, ठीक है, CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस उनको एक्टिवेट करा देता है, उन प्रोटीन्स को। अब वो जो प्रोटीन काइनेज है वो आगे जाके प्रोटीन को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करा देता है, ठीक है। और प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन आगे मजीद केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो स्पेसिफिक सेल रिस्पॉन्स जो हमें चाहिए होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसमें आप लोग देखें कि CAMP जो था उसने पहले प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करा दिया, ठीक है, उससे एक प्रोटीन फॉस्फोराइलेट हुई। इसी तरह दूसरे एंजाइम्स भी जो है वो उनकी एक्टिवेशन हो जाती है, तो बहुत सारे जो है वो केमिकल रिएक्शंस अचानक स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों को बताता हूँ, G स्टिमुलेटरी और G इनहिबिटरी प्रोटीन वाली, ठीक है। जब G स्टिमुलेटरी प्रोटीन के साथ जो है वो अटैचमेंट हुई थी, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो हमारा CAMP की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई थी, और CAMP की प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो गई थी तो सेल का रिस्पॉन्स भी बढ़ गया था और जो है वो जो भी रिएक्शंस वगैरह हो गए थे वो बढ़ गए थे, ठीक है। जब हार्मोन कोई ऐसा मतलब हार्मोन की बाइंडिंग जो है वो रिसेप्टर से हुई है और वो इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ G प्रोटीन के साथ कपल हुआ है रिसेप्टर, तो ये जो CAMP होता है इसकी प्रोडक्शन को कम कर दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो आगे मजीद रिएक्शंस कैरी आउट नहीं किए जाते। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड सेकंड मैसेंजर सिस्टम। इसमें इस तरह से होता है कि मतलब कोई भी जो है वो हार्मोन आता है और आके जब रिसेप्टर पे अटैच होता है तो वो क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करा देता है, ठीक है। अब फॉस्फोलाइपेज C जो है वो क्या करता है कि वो फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल बाईफॉस्फेट, ठीक है, इसकी ब्रेकडाउन, इसकी कैटालिसिस करा देता है और इसको 2 डिफरेंट सेकंड मैसेंजर्स में कन्वर्ट करा देता है, ठीक है, जिसमें से एक हमारे पास है इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट और दूसरा है हमारे पास डाइएसाइल ग्लाइसरोल, सही है। अब जो इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट है वो जाके डायरेक्ट एक्शन करता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पे और दूसरा हमारे पास साइटोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है, जो इसमें से वो कैल्शियम को निकाल देता है, यानी कैल्शियम की मोबिलाइजेशन कराता है। अब कैल्शियम आगे जाके हमने पढ़ा था कि कैल्शियम स्मूथ मसल में कंट्रैक्शन करा रहा था, ठीक है, और दूसरा सेल सिक्रीशन वगैरह में जो भी हमें मतलब सेल का रिस्पॉन्स चाहिए होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। जबकि दूसरी साइड पे हमारा जो डाइएसाइल ग्लाइसरोल है वो क्या करता है, वो हमारा जाके प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करा देता है, और ये जो प्रोटीन काइनेज C है ये फिर बहुत सारी प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करा देता है और स्पेसिफिक सेल रिस्पॉन्स जो है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है।
उसके बाद जो है वो हमारे पास कैल्शियम कार्बोमोड्यूलिन सेकंड मैसेंजर सिस्टम है। जब कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर आता है, ठीक है, किसी भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज की वजह से या फिर किसी हार्मोन की वजह से, जैसे कि अभी हम पढ़ के आए इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है वो कैल्शियम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और माइटोकॉन्ड्रिया से जो है वो मोबिलाइज कराता है। तो उसकी वजह से किसी भी तरीके से जब कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन जो है वो सेल में बढ़ जाती है, ठीक है, नॉर्मल जो होती है वो 10⁻⁸ से 10⁻⁷ होती है मोल पर लीटर, ठीक है। जब उससे ज़्यादा बढ़ जाती है 10⁻⁻6 से 10⁻⁵ तक, ठीक है, तब जो कैल्शियम के आयन्स होते हैं वो आके बाइंड कर जाते हैं विद द कार्बोमोड्यूलिन, सही है। अब ये जो प्रोटीन होती है इसमें 4 कैल्शियम की साइट्स होती हैं। जब फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन है, ठीक है, 1 2 3 4 ये इसकी साइट्स हैं, और यहाँ पे आके जब कैल्शियम बाइंड हो जाता है, ठीक है, तो ये अपनी शेप चेंज कर लेती है, सही है, और जो अंदर सेल के अंदर मुख्तलिफ जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको शुरू करा देती है, ठीक है। उसके बाद है स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन्स की अभी हम बात करके आए हैं कि जो भी हार्मोन्स वगैरह हैं लाइक ओवरी से सिक्रीट हो रहे हैं, टेस्टिस से सिक्रीट हो रहे हैं, या एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो भी हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली लिपिड सॉल्युबल जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है उसमें से डायरेक्टली डिफ्यूज़ कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सही है। और सेल मेम्ब्रेन के पास अंदर हमारे पास एक जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होता है। रिसेप्टर पे आके जो है वो हमारा हार्मोन बाइंड कर जाता है, ठीक है। वो फिर जो है वो अंदर चला जाता है इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में के अंदर जब वो कॉम्प्लेक्स चला जाता है तो DNA जो हमारे पास था उस पर जो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर मतलब जो सीक्वेंस पड़ा होता है उस पर जाके बाइंड करता है और उसकी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कराता है। उस ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में हमारे पास मैसेंजर RNA प्रोड्यूस होता है। मैसेंजर RNA जब प्रोड्यूस हो जाता है तो वो आगे जाके ट्रांसलेशन कराता है। ये देखें, ये डायग्राम थी बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल कोई भी स्टीरॉयड हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन आके बाइंड करता है तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ठीक है, ये रिसेप्टर जो है वो अंदर जाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, जाके DNA पे बाइंड कर जाता है हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट पे, ठीक है। मैसेंजर RNA बनता है, मैसेंजर RNA से आगे स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनती हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि स्टीरॉयड हार्मोन्स ने प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा दिया है, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस करा रहे हैं। अब इसमें उन्होंने हमारे पास एल्डोस्टेरोन की एक एग्जांपल लिखी हुई है। एल्डोस्टेरोन जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है, ठीक है। वो क्या करता है, रीनल ट्यूबुलर सेल्स जो होते हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करता है, ठीक है, और वहाँ पे ना एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पड़ा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है और ये एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन आकर उस पर बाइंड करता है, ठीक है, वही वाला सारा सीक्वेंस चलता है, यानी उसने अंदर गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर चला गया, न्यूक्लियस के अंदर जाके हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट पे बाइंड हुआ, ठीक है, मैसेंजर RNA बना, मैसेंजर RNA के बाद हमारे पास प्रोटीन्स बनना स्टार्ट हो गई। तो 45 मिनट के अंदर अंदर ऐसी प्रोटीन्स बन जाती हैं जो कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराएं, ठीक है। तो यानी 45 मिनट के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है थायराइड हार्मोन, ठीक है। थायराइड हार्मोन जो है वो हमारे पास बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, और इसका जो रिसेप्टर होता है ना वो इस तरह से होता है कि क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, हमारे पास एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं ये बेसिकली रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं और इन पर जो है वो छोटा सा हार्मोन न्यूक्लियस के अंदर आकर इनके ऊपर बाइंड कर जाता है। जब इनके ऊपर बाइंड कर जाता है तो ये एक जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये जाके स्पेसिफिक हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है, उस पर जाके बाइंड करता है और स्पेसिफिक जो भी हमारे पास जीन का सीक्वेंस था, ठीक है, जिसकी हमने अब ट्रांसक्रिप्शन करवानी थी, ठीक है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन कराना शुरू कर देता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है कि हमारे पास मैसेंजर RNA प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैसेंजर RNA ने आगे जाके ट्रांसलेशन करानी है, ट्रांसलेशन के ज़रिए ट्रांसलेशन के नतीजे में हमारे पास जो है वो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और ये जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स होती हैं ये बेसिकली मोस्टली जो है वो एंजाइम्स होती हैं, ठीक है, और एंजाइम्स जो है वो जाके मेटाबॉलिक फंक्शन जो होता है सेल का उसको बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, जिस तरीके का भी हिसाब होता है, ठीक है। और इस तरह और इनका ये होता है कि थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं उनका ये नहीं होता कि अभी बाइंड हुआ है, ठीक है, और अभी के अभी जो है ना वो थोड़ा सा मैसेंजर RNA प्रोड्यूस हुआ बस और फिर ये जो है ना वापस चला गया, ऐसा नहीं होता। थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो जब तक हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है तब तक जो है वो अपने इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पर बाइंड रहते हैं, ठीक है, और अपना काम कराते रहते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन।